हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जिन बच्चों का 21 फरवरी को साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। 21 फरवरी का जिन जिन का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है, इसलिए इस प्रश्न को सभी लोग जरूर देख कर जाएंगे। और आपका विषय कोड होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों 112 होने वाला है, और आपका जो सब्जेक्ट कोड होता है वो आप लोग याद रखिएगा जी रहने वाला है बच्चों। ठीक है, तो ए से जे तक सभी लोग का यही रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएंगे। और ये दोनों पाली के लिए मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जल्दी से हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी बताओगे आप लोग। पहला सवाल आपसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला, बाबू याद रखिएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने 2 नंबर का आता है, एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा हुआ होता है, ये बताइए बाबू राइट आंसर क्या होगा आपका। और जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए वो 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर। गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है जहाँ पर आप पीडीएफ देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों का ग्रुप लिंक मिल जाएगा और आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकिएगा। ठीक है, चलिए इसका जवाब बोलो बाबू क्या होगा राइट आंसर आपका। तो एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा हुआ होता है, आप कहेंगे 5 सतह से घिरा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, 5 सतह से घिरा हुआ होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपसे कहता है 3 नंबर सवाल है कि जूल कुलाम बराबर होता है, बताइए आप लोग क्या होगा। जूल बटा कुलाम किसके बराबर होता है, जल्दी बोलिएगा आप लोग। तो राइट आंसर आपका होने वाला है वोल्ट के बराबर होता है। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते आप लोग अपने मन में ही जवाब लगाते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग को 80 में से कम 60 प्रश्नों का जवाब सही सही देना है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल आपसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। जिनका जिनका सी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल 5 नंबर आपके सामने है कि जो दहन करके उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो जो दहन करके उष्मा उत्पन्न करते हैं उसको ईंधन कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। जो भी बच्चे बी नंबर ऑप्शन जवाब लगा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लगा रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताओगे बाबू क्या होगा। अगला सवाल का 6 नंबर सवाल कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। अवतल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। आप लोग याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष का उपयोग किया जाता है अवतल लेंस में, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने आ गया, 7 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। कहता है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, बी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, 8 नंबर सवाल कहता है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, आप लोग याद रखेंगे बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं बाबू, याद रखिएगा आप लोग। सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे बच्चों, ताकि आपका सभी मैसेज जितने क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे ये आपका 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका ये 100% लड़ने वाला है, इसलिए सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और सभी अपने दोस्त के पास भी शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके सामने है, गोबर गैस एक प्रकार की क्या है, ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। 9 नंबर सवाल है। तो गोबर गैस क्या है बच्चों, आप कहेंगे कि बायोगैस संयंत्र है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, बायोगैस संयंत्र है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, गोबर गैस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे बायोगैस संयंत्र है, बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे 10 नंबर सवाल आपके सामने है। कैंगा नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कैंगा नाभिक विद्युत संयंत्र जो है वह किस राज्य में स्थित है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, कर्नाटक में स्थित है। जो भी बच्चे बी बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओगे 11 नंबर सवाल आपके
सामने आ गया है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है, किसी वस्तु का जो आवर्धित प्रतिबिंब है वह किस दर्पण में बनता है। आप लोग याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, अवतल दर्पण में बनता है। ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, इसको सभी लोग जरूर देखकर जाएंगे। आपको बहुत ही कम समय में हम लोग इसका जवाब सभी लोग को बता देंगे, ठीक है। 80 में से 80 प्रश्न का जवाब आप लोग को बताएंगे और सभी लोग आप लोग लगा कर देखेंगे कि कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ बच्चों, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए अगला है 12 नंबर, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होने वाला है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। याद रखिएगा अवतल लेंस का प्रयोग होता है। बी नंबर जवाब बिल्कुल सही होने वाला है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है 14 नंबर, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। एक और मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, मीटर इनवर्स होता है। तो कभी कभी मीटर इनवर्स में भी दिया हुआ रहता है, तो इसको भी आप लोग मार सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है 15 नंबर है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे किरणपुंज कहा जाता है। बी नंबर जवाब बिल्कुल सही होने वाला है, किरणपुंज कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला आपके सामने 16 नंबर है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या बोलते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। तो कोलाइड कहा जाता है। ए नंबर जवाब आपका सही होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है 17 नंबर सवाल कहता है, आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, ये बताओगे आप लोग। 17 नंबर जवाब क्या होगा 17 नंबर सवाल का, आप सभी लोग कहेंगे इसका जो प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध होगा आपका, आप लोग याद रखिएगा एन गुना आर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, एन गुना आर हो जाएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके सामने आ गया है, ओम के नियम से निहित होता है। ये बताइए 18 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है। ओम के नियम से निहित होता है, आप कहेंगे V बराबर आई आर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, V बराबर आई आर, याद रखिएगा आप लोग। 19 नंबर सवाल आपके सामने है, विद्युत धारा की प्रबलता का सही मात्रक क्या होता है। ये बताओगे, राइट आंसर क्या होगा आपका। विद्युत धारा की प्रबलता का सही मात्रक क्या होता है, याद रखोगे एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, एम्पियर होता है। जो भी ये बता रहे वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे, याद रखिएगा आप लोग। 20 नंबर सवाल कहता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है, ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जनित्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सवाल सही होने वाला बच्चों, ए नंबर जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 21 नंबर सवाल, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। बताइए आप लोग क्या होगा। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको निर्गत कोण कहा जाता है। जो भी बच्चे सी नंबर बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं बाबू, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे सभी लोग क्या होने वाला है। धारा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। ये बताइए बाबू क्या होगा। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, आमीटर कहा जाता है। ए नंबर जवाब बिल्कुल सही होने वाला है, आमीटर कहा जाता है। आगे बढ़ते 23 नंबर है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ये बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। आप सभी मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे कि डायनेमो जो है मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा दोनों प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। जो भी बच्चे सी बता रहे हैं वो 100% सही बता रहे हैं बच्चों, 100%। ये 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सभी लोग जरूर देखेंगे बच्चों अंत तक, ठीक है। चलिए अगला आपके सामने है, आवेश का मात्रक क्या होता है। ये बताओगे बाबू क्या होगा आपका। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही होने वाला है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगर आपके सामने है 25 नंबर सवाल आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये बताइएगा राइट आंसर क्या होगा 25 नंबर का। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होगा आपका, सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, सौर ऊर्जा। बी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी बताइएगा आप लोग। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। बताइए विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। आप कहेंगे टंगस्टन का उपयोग होता है। ए नंबर जवाब बिल्कुल सही होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए
27 नंबर सवाल है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन है वह किसके द्वारा करते हैं? पश्चमाभी मांसपेशी के द्वारा किया जाता है। सी नंबर जवाब बिल्कुल सही होने वाला है, पश्चमाभी मांसपेशी के द्वारा। अगला आपके सामने 28 नंबर है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? आप कहेंगे अविलीय लवण प्राप्त होता है। बी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होने वाला है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 29 नंबर सवाल आपके सामने है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। बी नंबर जवाब बिल्कुल सही होने वाला है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग। कहता है अयस्क से धातु का निष्कासन तथा इसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? 30 नंबर सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है 30 नंबर का। बच्चों आप लोग याद रखिएगा 30 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है, उसको धातु क्रम कहा जाता है। बी नंबर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ता अगला सवाल आपके सामने आ चुका है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होने वाला है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला बोलता है 32 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। कहता है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं, NO2 और O2 होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है 33 नंबर, निम्न में से सही सूत्र कौन होगा? ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है, सही सूत्र कौन होता है? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है आपका, Na2CO3 10H2, ये सही सूत्र होगा आपका, बी नंबर ऑप्शन सही होने वाला है। आगे बढ़ते अगला आपसे कहता है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? ये बताइए 34 नंबर सवाल, कौन विजातीय यौगिक है? आप कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो क्या है? तो आप लोग विजातीय यौगिक है, ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? बताइए आप लोग, किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो याद रखिएगा सोडियम धातु को। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, सोडियम धातु को, सोडियम को ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला बच्चों, करेक्ट होने वाला, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला कहता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल्दी बोलिएगा राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। तो 36 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा क्लोर क्षार अभिक्रिया। जो भी बच्चे ए नंबर बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही बता रहे हैं बाबू, 100% सही बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, यही जांचने का समय है, सभी लोग अपने आप को जांच लीजिए। अगला कहता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ये बताइए 37 नंबर सवाल का उत्तर। तो याद रखेंगे ब्रोमीन जो है मेरे प्यारे बच्चों ये अधातु है, और याद रखेंगे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ए नंबर जवाब बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला कहता है 38 नंबर, सीसा और टीन है ना, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। ए नंबर जवाब आपका सही होने वाला, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अगला है 39 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? किस पदार्थ को चाकू से काटा जा सकता है? आप कहेंगे लिथियम को काटा जा सकता है। ए नंबर सवाल बिल्कुल करेक्ट होने वाला है बाबू, याद रखिएगा, ए नंबर जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते अगला कहता है कि एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं, इनमें क्या होता है बच्चों? तो दो आबंध है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एगो अल्फा हो गई, एगो हो गया सिग्मा हो गया, और दूसरा होता है पाई बच्चों, ये भी आप लोग को याद रखना होगा, एक सिग्मा एक पाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला, ए नंबर ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए अगला सवाल आपके सामने 41 नंबर है, एथेन में कितने सह संयोजक आबंध होते हैं? एथेन में कितने सह संयोजक आबंध होते हैं? जल्दी बोलिएगा आप लोग। तो राइट आंसर आपका होने वाला 7 होते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, 7 होते हैं, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है C2H6 होता है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों 42 नंबर सवाल कहता है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है? 42 नंबर सवाल बताइए आप लोग क्या होगा। तो 42 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है आप लोग का, याद रखिएगा एल्केन होता है बच्चों, एल्केन होता है, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला
अगला है 43 नंबर नीला थोथा, जिसको तुतिया भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए आप लोग क्या होगा। तो नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, CuSO4 5H2O, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, वर्ग कहा जाता है। ए नंबर जवाब बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं, तो आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं उसको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है आपका, क्षारीय धातु कहलाता है, बी नंबर जवाब बिल्कुल सही होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, 46 नंबर है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए सही होने वाला है, Na2CO3 होता है, ए नंबर जवाब बिल्कुल सही होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपसे कहता है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, बताइए आप लोग क्या होगा। तो CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड कहा जाता है, बी नंबर सवाल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, एल्डिहाइड कहा जाता है। अगला आपके सामने आ चुका है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन होता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा, सबसे कठोर तत्व कौन होता है, जल्दी बोलेंगे आप लोग। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, हीरा होता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, ये भी आप लोग याद रखेंगे, जो ही बच्चे भी बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला है अक्रिय तत्व कौन है, इनमें से कौन अक्रिय तत्व है, तो जो किसी से क्रिया नहीं करता उसको अक्रिय बोलते हैं, और याद रखेंगे इसमें हीलियम जो है वो किसी से क्रिया नहीं करता है, ये भी आप लोग का सही बात है। चलिए 50 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों के वर्गीकरण का आधार है बच्चों। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त का वर्गीकरण किया गया है परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। आगे बढ़ते अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है कि हीलियम कैसा तत्व है, ये बताओगे आप लोग। 51 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, हीलियम जो है आपका अक्रिय तत्व है, ए नंबर जवाब बिल्कुल सही होने वाला, करेक्ट होने वाला, ये भी याद रखिएगा। अगला है 52 नंबर, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, आप लोग याद रखेंगे ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, वी नंबर जवाब बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला 53 नंबर है ना, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा राइट आंसर आपका। चलिए तो आप लोग याद रखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, आप लोग इसको याद रखेंगे, है ना 18 वर्ग होते हैं, डी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होने वाला है, 18 वर्ग होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला आपसे कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलिएगा आप लोग, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 7 के बराबर होता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला 55 नंबर है, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी, भारत सरकार के द्वारा बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया गया है, तो 1973 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, ये भी याद रखिएगा बाबू, वी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अगला आपके सामने है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, 56 नंबर सवाल है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, ए नंबर जवाब बिल्कुल सही होने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने आ चुका है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, आप लोग याद रखेंगे मुकुलन में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ए नंबर जवाब बिल्कुल सही होने वाला है। अगला आपके सामने है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है, मनुष्य में जो वृक्क है वो संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे उत्सर्जन से, सी नंबर आपका जवाब सही होने वाला है, उत्सर्जन से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला आपके सामने आ चुका है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ये जल्दी बताओ बाबू क्या होगा राइट आंसर आपका, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला, ये सभी बच्चों ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं बाबू, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला आपके सामने है 60 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ये ग्लूकोज, ये सॉरी बच्चों जल से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, जल से बाहर निकलता है, ए नंबर ऑप्शन जो बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, बताइए आप लोग क्या होगा, तो कौन पादप हार्मोन है, आप कहेंगे है ना साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन है, डी नंबर जवाब बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा।
अगला आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओगे राइट आंसर आप लोग का क्या होने वाला है। 62 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे भाई। देखिए अगला आपसे कहता है, जल्दी बताओगे आप लोग क्या होगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। तो दो तंत्रिका कोशिका के जो मध्य खाली स्थान होता है उसको सिनेप्टिक दरार कहा जाता है। बी नंबर जवाब सही होने वाला है, सिनेप्टिक दरार कहा जाता है। अगला बताइए आप लोग क्या होने वाला है। कहता है ना कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है, आप कहेंगे पुंकेसर होता है। ए नंबर जवाब बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, पुंकेसर होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, द्विखंडन होता है, ये बताइए आप लोग। 64 नंबर सवाल है, तो द्विखंडन किस में होता है, आप कहेंगे अमीबा में होता है। ए नंबर जवाब बिल्कुल सही होने वाला है, अमीबा में होता है। अगला है 65 नंबर सवाल आपके सामने है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या हो जाएगा। तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, बी नंबर ऑप्शन अपेंडिक्स होने वाला है। बी नंबर जवाब बिल्कुल सही होने वाला है, अपेंडिक्स होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। 66 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, बताइए आप लोग। 66 नंबर सवाल क्या होगा। तो उपभोक्ता की श्रेणी में आप लोग किसे रखेंगे, आप कहेंगे जंगली जानवर को। सी नंबर सवाल बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, जंगली जानवर को रखेंगे, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन होगा, आप लोग याद रखेंगे सूखे घास, घास और पत्ते। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। जो भी बच्चे ये बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। आगे बढ़ते अगला है 68 नंबर सवाल आपके सामने आ गया है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो है आपका हाइड्रा में होता है। ए नंबर जवाब बिल्कुल सही होने वाला है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला आपके सामने है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या बोलते हैं, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहा जाता है। बी नंबर सवाल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है पराग कोष में होते हैं। 70 नंबर सवाल जल्दी बताएंगे, पराग कोष में क्या होते हैं, आप सभी लोग कहेंगे पराग कण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, पराग कोष में पराग कण होते हैं। डी नंबर जवाब बिल्कुल सही होने वाला, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला आपसे कहता है 71 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो 71 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है, आप सभी लोग कहेंगे CO बनता है और NH3 बनता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों 72 नंबर, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है। 72 नंबर सवाल है, तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है। बी नंबर जवाब बिल्कुल सही होने वाला, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने 73 नंबर है, मानव शरीर के किस समान कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। तो कितने युग्म होते हैं गुणसूत्रों के, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 गो युग्म होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला है 74 नंबर, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। तो वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण क्या कहलाता है, आप सभी लोग कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। बी नंबर जवाब बिल्कुल सही होने वाला है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, याद रखिएगा आप लोग। 75 नंबर सवाल है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। तो पुष्प का अंडाशय वाला जो भाग है वो फल बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप लोग। 76 नंबर है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। 76 नंबर सवाल है, तो कोशिका झिल्ली जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित में से है ना किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, बताइए आप लोग क्या होगा। तो रंध्र के जो छिद्र है वो किससे घिरे हुए होते हैं, आप लोग याद रखेंगे गार्ड कोशिका से। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, गार्ड कोशिका से घिरे हुए रहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला है मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो मस्तिष्क के कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है, अग्र भाग में। बी नंबर ऑप्शन जो भी बता रहे हो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं। अगला है प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका। 80 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय अनुवर्तन का उदाहरण है। तो कौन गुरुत्वीय अनुवर्तन का उदाहरण है, आप लोग याद रखेंगे जड़ की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है, गुरुत्वीय अनुवर्तन का उदाहरण है। तो जिन जिन बच्चों को इसका पूरा PDF चाहिए मेरे प्यारे भाई, वो आप लोग 81 025 82 पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। गुरुजी व्हाट्सएप ग्रुप में हमको जुड़ना, हमको जोड़ दीजिए, तो आपको हम PDF लिंक भेज देंगे ग्रुप का, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और जो भी नया है
होंगे। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और जो नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार से बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड की तैयारी इसी प्रकार से होती रहेगी बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।